गाज़ा पट्टी, तो कहाँ कहाँ इजराइल लड़ रहा है, इस नक्शे को आप गौर से देखिएगा। ये ईरान है और ये इराक है, यानी कि ईरान और इजराइल के बीच में ज़मीनी संपर्क नहीं। तो ज़मीनी संपर्क नहीं है तो लड़ाई जो भी होगी वो वायुसेना के ज़रिए होगी या फिर मिसाइलों और रॉकेट के ज़रिए होगी। तो मिडिल रेंज की मिसाइलें या लॉन्ग रेंज की मिसाइलें जो हैं वो आप इजराइल के ऊपर ईरान चलाएगा और इजराइल ईरान के ऊपर। आप देखिए ईरान कितना बड़ा मुल्क है, लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश। हमारा हिंदुस्तान है 32 लाख स्क्वायर मीटर, यानी आधा हिंदुस्तान कहते ईरान है। और इजराइल कितना छोटा देश है, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 22,000। हरियाणा है 44,000 स्क्वायर किलोमीटर। हरियाणा का आधा है इजराइल और आबादी 1 करोड़ की है, लेकिन वो लड़ रहा है। इजराइल के उत्तर में 2 देश आते हैं, एक लेबनान और उत्तर पूर्व में सीरिया। सीरिया भी एक बड़ा देश है, उसकी राजधानी दमिश्क। और सीरिया के जो सरहदी इलाके हैं जो इजराइल से लगते हैं, यहाँ लेबनान के कैंप्स हैं, माफ़ कीजिएगा हिजबुल्लाह के। और लेबनान में भी हिजबुल्लाह कैंप है। लेबनान का दक्षिणी हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा हिजबुल्लाह के पास है। और हिजबुल्लाह अपने आप में एक सरकार है, एक आर्मी है जो इजराइल के खिलाफ लड़ता है और लेबनान की जो सरकार है उसको पूरा प्रश्रय प्रोटेक्शन देती रहती है। तो हिजबुल्लाह, सीरिया में हिजबुल्लाह, और इन दोनों को समर्थन देता है ईरान। और नीचे जो गाज़ा पट्टी है उस गाज़ा पट्टी में हमास है। तो गाज़ा पट्टी में हमास आतंकवादी संगठन, लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन, सीरिया में हिजबुल्लाह कैंप आतंकवादी संगठन। और ये है यमन। यमन जो देश है, ये सऊदी अरब, जो पीली पट्टी आपको दिखती है सऊदी अरब है। तो अरब कंट्रीज में जो सबसे बड़ा मुल्क है वो सऊदी अरब है, उसके नीचे ये यमन है। और यमन जो है हूतियों के कब्जे में है। हूती भी आतंकवादी, उग्रवादी, समुद्री डाकू। और इन हूतियों को भी पनाह, प्रश्रय, पैसा ईरान देता है। तो ईरान जो है इन सब का मालिक मुख्तार है। सीरिया में हिजबुल्लाह का, लेबनान में हिजबुल्लाह का, गाज़ा में हमास का, यमन में हूतियों का। और एक इजराइल है जो लगातार इन सब से लड़ता जा रहा है और लड़ रहा है। ये स्थिति जो है वो नक्शे पर है ताकि आपको तस्वीर बहुत हद तक साफ रहे कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। अब सवाल ये है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होता है, ईरान ने कहा, ईरान के जो सबसे सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, उन्होंने कहा कि हमने हमला किया, हम फिर हमला करेंगे। और आपने देखा कि इराक एक बड़ा मुल्क है जो बीच में है, तो ज़मीनी संपर्क नहीं है, यानी कि एयरफोर्स और बाकी जो मिसाइल्स हैं उनके ज़रिए ही ये लड़ाई होगी। तो दोनों देशों के बीच में जो सैनिक ताकत दोनों की है उसकी तुलना क्या है? एक कॉम्पेरेटिव डेटा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और आप देखिए ये इजराइल है और ईरान। इजराइल के पास एयरक्राफ्ट जो हैं वो 612, ईरान के पास 512, यानी कि एयरफोर्स उसकी ईरान के मुकाबले बेहतर है। जो समुद्री जंगी जहाज़ हैं, क्योंकि समुद्र के रास्ते भी ये लड़ाई हो सकती है। रास्ता बहुत बड़ा है लेकिन लड़ाई हो सकती है। 64 जंगी जहाज़ जो हैं वो इजराइल के पास हैं और 101 है ईरान के पास। जो टैंक हैं वो 1370 और 1996 टैंक ईरान के पास है। लेकिन ये ज़मीनी लड़ाई में काम आएंगे और ज़मीनी लड़ाई की फ़िलहाल कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। इसलिए सैनिकों की संख्या आप देख लीजिए, 11,80,000 सैनिक ईरान के पास हैं और 6,70,000 सैनिक जो हैं वो इजराइल के पास हैं। और इसमें एक्टिव सैनिकों को हम जोड़ देते हैं तब। डिफेंस बजट 2 लाख करोड़ का है इजराइल का और 83,000 करोड़ का। यानी सोचिए आप कि 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश, 9 करोड़ की आबादी का देश, और उसका जो डिफेंस बजट है वो 83,000 करोड़ है। छोटा सा एक प्यादा देश, हरियाणा का आधा देश, 1 करोड़ की आबादी का देश और 2 लाख करोड़ का बजट है डिफेंस का। ईरान के मुकाबले 2.5 गुना, उससे भी ज़्यादा, या 2.5 गुना मान लीजिए। तो ये है इजराइल ईरान का। अब एयरफोर्स को अगर आप देखते हैं तो आप एयरफोर्स के मामले में इजराइल को आप ईरान के मुकाबले कहीं आगे पाते हैं। उसके पास अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं, आर्म्स, एम्युनिशंस, मिसाइल्स।
ये सारी चीज़ें ईरान से बेहतर हैं। इसलिए आज की तारीख में अगर वॉर है तो इज़राइल ईरान के मुकाबले कहीं ज़्यादा सक्षम और मजबूत मुल्क दिखाई पड़ता है। अब जो एयरफोर्स की ताकत है वो देखिएगा, ये जो अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट्स होते हैं, लड़ाकू विमान जिनको कहते हैं, अब F-15, F-16, F-35 बेहतरीन फाइटर जेट्स जो दुनिया के हैं, F-35 तक, ये इज़राइल की हवाई ताकत का सबसे बड़ा आधार है। मल्टी लेयर हवाई रक्षा प्रणाली है उसकी, जो एयर डिफेंस सिस्टम है। और मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और ये एरो पैट्रियट, यह भी क्या है, एरो 2, एरो 3, जो आसमान है इज़राइल का उसको उसने एक तरीके से कवर करके रखा हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है इज़राइल का, और इसलिए वो ईरान के ऊपर कहीं ज़्यादा मजबूत है। 3 लेयर में उसका एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। एक छोटे से मुल्क की ताकत ये समझिए कि दुनिया के बड़े से बड़े देशों को वो अपना सर्विलांस, अपना ड्रोन, अपना आर्म्स एम्युनिशंस बेचता है। हिंदुस्तान भी सर्विलांस के लिए उसके ड्रोन खरीदता है। और हिंदुस्तान में जो बॉर्डर सर्विलांस है उसमें जो इक्विपमेंट्स हमने लिए हैं वो इज़राइल से लिए हैं, और इज़राइल हमारी बहुत मदद करता है। एक ऐसा मुल्क है जो हर गाढ़े वक्त पर हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहता है, और वह इकलौता ऐसा देश है जो पूरे अरब में अकेले यहूदी देश है और बाकी मुस्लिम देश हैं। अब मैं आपको जो ड्रोन होता है, एयर डिफेंस सिस्टम, पीसीआर आपके पास आ गया कि ग्राफिक्स एयर डिफेंस सिस्टम का, तो अब बारी बारी से इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो क्यों काम करता है। अगर 200 से ज़्यादा मिसाइलें, रॉकेट ईरान ने फायर किए और इज़राइल के ऊपर नहीं गिरे, या 1-2 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आईं, उससे पहले भी उसने ताबड़तोड़ 400 के आसपास मिसाइल रॉकेट लॉन्च किए थे, वो भी सारे के सारे 95% जो है नष्ट कर दिए गए। क्या है ऐसा, कौन सा सुरक्षा कवच है जो इज़राइल के लोगों को महफूज रखता है? आप उसको अब देखिएगा कि कितने अलग अलग लेयर के साथ उसके पास, जो पहले आयरन डोम, इज़राइल का जो खास एयर डिफेंस सिस्टम है वो आयरन डोम है। यानी कि इज़राइल के आसमान में जो कुछ भी आएगा वो उसको नष्ट कर देगा। जो छोटी दूरी की मिसाइलें होती हैं, रॉकेट, उन सबों को इंटरसेप्ट करना और फिर डिस्ट्रॉय करना, उसमें आयरन डोम सक्षम माना जाता है। और इसकी जो सफलता है वो 90% मानी जाती है। यानी कि अगर आपने 100 रॉकेट डाले तो 95 ये नष्ट कर देगा, 5 ही गिर सकते हैं, और वो भी तब जब आपने बहुत ताबड़तोड़ तरीके से फायर किए हैं। जो नागरिक इलाके होते हैं इज़राइल के, जो रिहायशी इलाके होते हैं, उनको सेफ रखने के लिए आयरन डोम काम करता है, और 90% इसकी सफलता की रेट है। तो ये आयरन डोम है। आगे चलिए, आयरन डोम को 2011 में डिप्लॉय किया गया, जो अभी आपको हमने दिखाया। और छोटी दूरी की मिसाइलें, जो रॉकेट होते हैं, उनको ये ट्रैक करता है, इंटरसेप्ट करता है। और इसको डिज़ाइन इसी लिहाज से किया गया है। आयरन डोम के जिम्मे उन हमलों को रोकने का काम है जो नागरिक बस्तियों को टारगेट करते हैं। इसका सक्सेस रेट मैंने आपको बताया कि 90% के आसपास है। इसको इज़राइल के जो राफेल डिफेंस सिस्टम और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इन दोनों ने मिलकर के डेवलप किया है। इसके लिए अमेरिका ने इजराइल को टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था। अब एक दूसरा डिफेंस सिस्टम उसका, जिसको कहते हैं डेविड स्लिंग। ये जो डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम है, इसको इजराइल ने ताकि किया ताकि मिडिल रेंज की जो मिसाइलें होती हैं, उन मिसाइलों को ये इंटरसेप्ट करता है और डिस्ट्रॉय करता है। जो
शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होती हैं उनको आयरन डोम करता है। जो मिडिल रेंज की मिसाइलें होती हैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से दागी गई मिसाइलें, जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, उनको ट्रैक करना और हवा में उनको ख़त्म करना, उसके लिए यह काम करता है, जिसको हम डेविड स्लिंग कहते हैं। ये एक दूसरा डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का। एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइलें हों, उन सबको मार गिराने की क्षमता रखता है और उन सबको रोकने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है ताकि इजराइल के लोग सुरक्षित रह सकें। जो मिसाइलें आयरन डोम की रेंज से बाहर होती हैं, उनको टारगेट करने और डिस्ट्रॉय करने के लिए डेविड स्लिंग का इस्तेमाल इजराइल करता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि आयरन डोम से बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डेविड स्लिंग का है। डेविड स्लिंग को भी आप 2017 में एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर एक्टिव किया इजराइल ने। इजराइल की सरकारी कंपनी जो राफेल एडवांस्ड है, जिसका जिक्र हमने किया था आयरन डोम के तहत, वो और अमेरिका का की जो कंपनी है RTX कॉर्प, इन दोनों ने मिलकर के बनाया है। यानी कि एक आयरन डोम, उसके बाद डेविड स्लिंग और इसके बाद एरो सिस्टम। एरो सिस्टम के दो वर्जन, एक एरो 2 और दूसरा एरो 3। अब ये जो एरो 2 एरो 3 है, क्यों है? ये जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, उनको ट्रैक करने, इंटरसेप्ट करने और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन की गई। जो एरो 3 है, इसको सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए डेवलप किया गया है। यानी कि आसमान में कोई सैटेलाइट है और दुश्मन देश का है, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट घूमते हैं उनको, या लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, उनको हवा में ही ख़त्म करने के लिए एरो 3 और एरो 2 वर्जन एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का जो है उसकी खातिर तैयार किया गया। इजराइल को सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी मिलती है वो इसी एरो 3 से और एरो 2 से मिलती है। यानी कि आपका रॉकेट है, आपका स्मॉल रेंज मिसाइल है, मिडिल रेंज मिसाइल है या लॉन्ग रेंज मिसाइल है, कुछ भी हो, इजराइल के आसमान के ऊपर वो नहीं जा सकता है। उसको डाइवर्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, काम नहीं करेगा। इन सिस्टम्स को एटमॉस्फेयर के अंदर और बाहर दोनों ही तरह के खतरों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ऐसी ऊंचाई पर काम करते हैं जो किसी भी नॉन ट्रेडिशनल वीपन को सुरक्षित रूप से रोक सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को, जो एरो 2 और एरो 3 है, इसको भी इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने पूरा किया था और जो बोइंग कंपनी है वह भी इसके प्रोडक्शन में शामिल रही थी। अब जब इजराइल इतना सुरक्षित है, फौजी तौर पर इतना मजबूत है और दुश्मन के साथ लगातार कई मोर्चों पर वो लड़ रहा है, तो वहां के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं यह सुनना भी जरूरी है। אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי למשפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון. השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. इजराइल ने यह सोच लिया है कि उसके दुश्मनों का खात्मा जब तक नहीं होता है तब तक उसकी सेना अपना हमला नहीं रोकेगी, ऑपरेशन ऑन रहेगा। और आप उस देश की ताकत देखिए कि पूरे अरब में सिर्फ मुस्लिम देश हैं और एक यहूदियों का देश, और सभी देशों को अकेले मोर्चे पर ले रखा है। किस किस से लड़ रहा है, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि उसकी ताकत और उसकी हिम्मत दोनों का अंदाज़ा आपको हो पाए। आप इस नक्शे पर देखिएगा, ये ईरान में सबसे बड़े नेता हैं खामेनी। ईरान का जो धार्मिक और राजनैतिक नेता होता है वो एक ही है, शीर्ष नेतृत्व उसका है, उसको आयतुल्लाह कहते हैं। आयतुल्लाह मतलब सर्वोच्च, तो वो खामेनी है। आयतुल्लाह खुमैनी 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में हुआ तो वो आए और आयतुल्लाह खुमैनी से आज की तारीख में आयतुल्लाह खामेनी आ गए।
और वहाँ उनकी सरकार है, वो इज़राइल को चैलेंज कर रहे हैं कि हमने हमला किया है, हम दोबारा हमला करेंगे, इज़राइल को नस्तनाबूद करेंगे, जितने भी अरब के देश हैं, मुस्लिम देश हैं, वो साथ आएँ और हम इज़राइल को नहीं छोड़ेंगे। सीरिया में हिजबुल्लाह, मैंने आपको बताया, लेबनान में हिजबुल्लाह, जो दक्षिणी लेबनान का पूरा, बल्कि इज़राइल लेबनान की राजधानी बेरूत तक जाकर के हमला कर रहा है और बेरूत के बीच शहर में हमला कर रहा है, गाज़ा पट्टी जहां हमास है। तो हमास, हिजबुल्लाह और यमन में हूती, ये तीन जो हैं नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, कोई सरकार नहीं है, लेकिन अलग अलग देशों में ये वैसे संगठन हैं जो आतंकवादी संगठन माने जाते हैं, लेकिन वो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और एक देश इजराइल सबको पानी पिलाए हुए है। जैसे इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वैसे ही ईरान के पास है, लेकिन चूंकि ईरान बहुत बड़ा देश है इसलिए डिफेंस सिस्टम, उसकी आबादी और उसके क्षेत्रफल दोनों के लिहाज से नाकाफ़ी है। उसके पास है बावर 373। ये बावर जो है ना, वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का सिस्टम है। S-300 है, रूस से लिया है ईरान ने। रूस अच्छा दोस्त है ईरान का, और चीन भी। तो यह जो S-300 है, यह प्रणाली 200 किलोमीटर तक की दूरी पर जो टारगेट है उसको ख़त्म कर सकती है। 27 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ भी है, चाहे वो आपके फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल है, रॉकेट है, उसको निशाना बना सकती है। और S-300 को रूस के ज़रिए ईरान ने अपनाया है। तो यह जो डिफेंस सिस्टम ईरान का है वो उसके काम का है, और ये आप देख रहे हैं। उसके बाद खुर्दाद है, खुर्दाद 15 ये भी इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का। यह 150 किलोमीटर तक की दूरी पर जो टारगेट है उसको पहचान सकता है और ख़त्म कर सकता है। 120 किलोमीटर तक की दूरी तक निशाना बना सकता है। ईरान की नौसेना भी, जो नेवी है, उसका भी जो अपना डिफेंस सिस्टम है बहुत मजबूत माना जाता है। जो कोस्टल डिफेंस है उसका, उसमें मिसाइलें हैं, पनडुब्बियां हैं, समुद्री रडार है। तो ईरान ने अपने आप को एक मजबूत देश के तौर पर तैयार किया है। लेकिन जैसे ही आप उसको कंपेयर करते हैं इजराइल से, तो एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम में वो ईरान बहुत कमज़ोर दिखता है। जहाँ तक एटम बम का मामला है, इजराइल ने अपने एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में कभी कुछ भी पब्लिकली नहीं कहा। उसने यह माना ही नहीं दुनिया के सामने कि उसके पास एटम बम है। लेकिन यह यकीन किया जाता है कि जिस तरह का देश है वो एडवांस डिफेंस सिस्टम वाला, उसके पास परमाणु हथियार होंगे, और कुछ अनुमान कहते हैं कि उसके पास 40 से 50 एटम बम हो सकते हैं। ये सामने जो आपका ग्राफिक्स है वो कुल मिलाकर के 80 परमाणु बम की बात कहता है, और यह परमाणु बम इजराइल के पास हो सकते हैं, यह अनुमान लगाया जाता है। ईरान ने अभी तक परमाणु बम विकसित नहीं किया है, दुनिया कहती है, उसके ऊपर दुनिया की निगरानी रहती है। लेकिन ईरान हर बार यह कोशिश करता रहा है कि वो परमाणु संपन्न देश हो जाए, और इजराइल कभी नहीं चाहता है कि वो परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि जैसे ही परमाणु संपन्न देश ईरान हो सकता है तो इजराइल के वजूद पर खतरा होगा। तो ये स्थितियां जो हैं, अब क्या है कि ईरान और इजराइल, इन दोनों के बीच में दुश्मनी कैसे शुरू हुई, ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। और अरसत में मैं आपको कहानियों के जरिए लेके चलना चाहता हूं और चलता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि एक ऐसा सिलसिला चलता रहे जिसमें मैं बात करता रहूं, मैं आपसे सारे फैक्ट्स फिगर्स शेयर करता रहूं, उसके आधार पर एक राय तय होती रहे और वो हम सबके बीच में साझा रहे। इजराइल और ईरान दोनों अच्छे देश थे, दोस्त, बेहतर। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, और इस्लामिक क्रांति के बाद इन दोनों देशों के बीच में जो कुछ भी था वो बदल गया।
उस क्रांति ने इजराइल के साथ ईरान के संबंध को ख़त्म कर दिया, या यूं कहिए कि ईरान ने इजराइल के साथ अपने सारे संबंध ख़त्म कर दिए और दुश्मनी वहाँ से शुरू हो गई। 1948 में जब इजराइल बना, ये भी एक अलग कहानी है, मैंने अरशद के पिछले एपिसोड में बताया था आपको। तो हिंदुस्तान के आज़ाद होने के 1 साल के भीतर ही इजराइल वजूद में आया और उसको कुछ एक देशों ने रिकॉग्निशन दिया। ये पूरा फ़िलिस्तीन था जहां इजराइल आज की तारीख में है और ऑटोमन साम्राज्य के तहत था। लेकिन 14 मई 1948 वो तारीख है जब इजराइल वजूद में आया। यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में फ़िलिस्तीन के बंटवारे का एक प्रस्ताव रखा था और ये प्रस्ताव फ़िलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का था। यरूशलेम जो था, उसकी राजधानी, उसको अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन यहूदी नेताओं के प्रस्ताव तो मंजूर था, अरब के नेताओं को यह कहीं से भी कबूल नहीं था। ईरान उन 13 देशों में शामिल था जिन्होंने इसके खिलाफ मतदान किया था। ईरान ने अपना स्टैंड 1949 में फिर दोहराया जब ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में सदस्य के रूप में इजराइल की एंट्री के खिलाफ वोटिंग की थी। लेकिन 1950 आते आते, क्योंकि अमेरिका का दोस्त था इजराइल और अमेरिका और ईरान में जो तब की सरकार थी, सरकार कही कि राजशाही राजवंश ईरान की हुकूमत संभालने के लिए आए, उन्होंने इजराइल के वजूद को अस्वीकार किया, फ़िलिस्तीनियों के हक़ को माना, उनकी खातिर लड़ने का संकल्प उठाया और दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों के साथ उन्होंने आवाज़ अपनी बुलंद की। ईरान जो दुनिया का पहला इस्लामिक रिपब्लिक बना, उस समय के जो आयतुल्लाह थे खुमैनी, उनकी कोशिश ये थी कि दुनिया में ईरान सभी मुस्लिम देशों का नेता बने और वहाँ से एक लड़ाई चली कि दुनिया में किस देश को मुस्लिम देशों का नेता बनना चाहिए। एक समय दौर में पाकिस्तान भी था और आज की तारीख में टर्की है, ईरान है और सऊदी अरब है। और उस ईरान ने आज खड़ा होकर के इजराइल के ख़िलाफ़ जो लामबंदी की है, मोर्चाबंदी की है और आवाज़ लगाई है बाकी देशों को कि आप आइए, खड़ा होइए हमारे साथ। तो जितने भी देश खड़ा होंगे, ईरान के पीछे खड़ा होंगे, इजराइल का सामना ईरान करेगा और अगुआ ईरान बन जाएगा। यही मंशा ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी है। वो सही मौका इसको मान रही है जो इजराइल के ख़िलाफ़ युद्ध उसने छेड़ रखा है। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश उसके पीछे आ जाएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान हों या दुनिया के दूसरे देशों के मुसलमान, वो आज की तारीख में इजराइल के ख़िलाफ़ और ईरान के साथ हैं। एक समर्थन, एक सहानुभूति ईरान को लेकर के है और शिया देश होने के नाते जो सुन्नी देश हैं वो ईरान को बार बार दरकिनार करते रहे हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें शिया सुन्नी का भेद ईरान की इस लड़ाई ने, उसके तेवर ने ख़त्म कर दिया है और वो उभरता हुआ मुस्लिम देशों का नेता अपने आप को मान रहा है और उसको ऐसा दिख रहा है। इसलिए इजराइल ईरान के बीच में जंग बहुत देर तक चल सकती है, लंबी चल सकती है, ताकि तमाम मुस्लिम देश लामबंद होकर के ईरान की अगुवाई में आगे बढ़ें। अब आगे जो भी होता है वो अगर युद्ध में तब्दील होता है, ईरान और इजराइल की जो बार बार के टकराव हैं, तो दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा।